बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आखिरी पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको डिस्कस करना है। इसके बारे में आप लोगों ने जहन में रखना है, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अगर लार्ज इंटेस्टाइन का कंपैरिजन स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ करें तो पहली बात, लेंथ के लिहाज से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कम है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की वो 6 मीटर तक होती है और इसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट 1 या 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इट इज़ अ शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑक्युपाइंग द लास्ट मीटर ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो हमारी इंटेस्टाइन का आखिरी जो मीटर है, फाइनल लास्ट वाला जो मीटर है, वो सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन का है। बाकी जो सारी की सारी जो इंटेस्टाइन है वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन सवाल ये है कि जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो लार्ज और स्मॉल का वर्ड हमने इस्तेमाल किया है ये लेंथ के लिहाज से नहीं किया, ये डायमीटर के लिहाज से किया है। तो चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है, लार्ज का ज़्यादा है, तो इस वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज़्यादा इसका डायमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिहाज से, ठीक है। फिर दूसरा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी लेंथ चूँकि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो फोल्ड होकर हमारे एब्डोमेन के अंदर मौजूद होती है। और फोल्ड्स के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कन्वोल्यूटेड। तो ये चूँकि फोल्डेड नहीं होती, इस वजह से इट इज़ नॉट कन्वोल्यूटेड। और इसके इनर सरफेस पे विलाई भी नहीं होती है। विलाई क्या होता है, ये पूरा लास्ट लेक्चर में पूरी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। ये वो स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन के जहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होना है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल नहीं होगा। जैसे यहाँ पानी, मिनरल की एब्जॉर्प्शन होती है, पानी की होती है, और एक ख़ास किस्म का विटामिन जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हो रहा होता है, विटामिन के, वो यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। ल्यूमन कहते हैं, किसी भी नाली के अंदर की खाली जगह ल्यूमन कहलाती, वो क्या कहलाती है? तो ल्यूमन से चीज़ें ब्लड में जारी होती, तो इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। आगे लार्ज इंटेस्टाइन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पोर्शन ये समझ लें इलियम का आखिरी एंड है। उसके बाद शुरू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है वो एक छोटा सा पाउच की तरह का स्ट्रक्चर है। पाउच की तरह का इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ये लगा लें कि एक पाउच की तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर है, क्लियर। और जब हम इस पाउच को बनाते हैं तो एक एंड इसका बंद होता है और दूसरी तरफ फिर लार्ज इंटेस्टाइन का बाकी पोर्शन शुरू होता है, क्लियर। तो इस वजह से चूंकि इसका एक एंड बंद है तो बंद एंड को ब्लाइंड एंड भी कहा जाता है। बंद एंड को क्या कहा जाता है? ब्लाइंड एंड कहा जाता है। तो सीकम, ये हमारे पास आप समझ इलियम है और ये वो हिस्सा है जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है जिसको कोलोन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सीकम वो पोर्शन है जो इलियम और कोलोन के दरमियान पाया जाता है। तो ये एक ब्लाइंड सैक है, एक थैली सी है, एक पाउच सा है जिसका एक एंड बंद होता है। दैट प्रेजेंट, और ये मौजूद किसके दरमियान है? बिटवीन द इलियम एंड कोलोन। और जो इसका बंद एंड होता है, ये वाला जो बंद एंड है, यहाँ से एक फिंगर की तरह का स्ट्रक्चर निकलता है। फिंगर की तरह का स्ट्रक्चर निकलता है। इस फिंगर की तरह के स्ट्रक्चर को अपेंडिक्स कहा जाता है। तो अपेंडिक्स की डेफिनेशन क्या है कि जो बंद एंड है, जो ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम है, फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम, ब्लाइंड एंड का क्या मतलब है? जो बंद है, देयर इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वहां से एक फिंगर की तरह का स्ट्रक्चर निकलता है। इन ह्यूमन देयर इज नो फंक्शन, इंसान के अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं है। यानी इंसान की बॉडी में कोई ये खास किस्म का और कोई ऐसा ऑर्गन जिसका कोई फंक्शन ना हो, उसको विस्टिजियल कहा जाता है। विस्टिजियल ऑर्गन उन ऑर्गन को कहा जाता है जिनका पहले कभी फंक्शन था लेकिन आज उनका कोई फंक्शन नहीं है एक खास सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के लिहाज से ये विस्टिजियल है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ विस्टिजियल को समझाने के लिए, पुराने ज़माने में जंगों में तलवारें इस्तेमाल होती थी, तो एक फंक्शन था उनका। लेकिन आजकल वही तलवारें हम जंगों में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वेपन्स की जो नेचर है वो बदल गई। तो तलवारें जंग के लिहाज से क्या बन गई? विस्टिजियल, कि वो जंग में अब इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन ये सिर्फ हम किसकी बात करें? ह्यूमंस की बात करें। और ये भी अब मेरे ख्याल में ओल्ड रिसर्च हो चुकी है, क्योंकि रिसेंट जो रिसर्च है वो ये कहती है कि इसका हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने में थोड़ा सा रोल है।
क्योंकि ये इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में इसका रोल है। हमारी इम्यूनिटी के कुछ सेल्स हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, उनको ये डेवलप करवाने में हेल्प कर रही होती है। और ख़ास तौर पे कुछ यहाँ बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारी बॉडी की एसेंशियल कंपोनेंट बना रहे हैं। तो अब रिसेंट रिसर्च ये कहती है कि ये हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने में ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने में ये रोल प्ले करती है। ये हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इसको रिमूव भी कर देना तो इंसान की बॉडी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इसका थोड़ा सा रोल है। यानी अब इसका थोड़ा सा रोल डिस्कवर हो चुका है। बहरहाल आपने चूँकि बुक को फॉलो करना है, इन ह्यूमन देयर इज़ नो फंक्शन सो इट इज़ ए प्रेस्टीज। हाँ, उन एनिमल्स की बात करें जो आमतौर पे प्लांट वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिनको हर्बीवोर्स कहा जाता है, उनके अंदर अपेंडिक्स का एक प्रॉपर फंक्शन है कि ये खास किस्म की बैक्टीरिया रखते हैं जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, सेलुलेज। वो एंजाइम क्या करते हैं, उनके जो प्लांट के डाइजेस्टिव प्लांट का मटेरियल है, जो प्लांट के हमने पत्ते खाए, हमने रूट्स खाई, मुख्तलिफ चीज़ें जो हम प्लांट की खा रहे होते हैं, तो उस प्लांट के अंदर सेलुलोज होते हैं। हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। तो सेलुलोज बनने की एक वजह अपेंडिक्स भी है, ठीक है। और अपेंडिक्स डायरेक्टली सेलुलेज नहीं बनाती, बल्कि इसमें रहने वाले कुछ बैक्टीरिया सेलुलेज बनाते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये वाली जो अपेंडिक्स है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये स्वेल हो जाती है, सूजना शुरू कर देती है, इसमें पेन शुरू हो जाता है। तो अगर ये इन्फ्लेम हो जाए, और आम तौर पे इन्फ्लेमेशन का काज क्या बनता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया वगैरह इसमें जाए और उसकी इन्फ्लेमेशन काज कर दे, तो इस बीमारी को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस। जिसके भी एंड पे आइटिस का वर्ड लगा हो ना, तो वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है कि उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। जैसे मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, हेपेटाइटिस। हेपेट कहते हैं लिवर को, आइटस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को। तो इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई स्ट्रक्चर का नाम है जो हमारे फेफड़ों में होता है। आइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। तो आइटिस का वर्ड आमतौर पे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन। अच्छा, खुदा ना खास्ता किसी की अगर अपेंडिक्स इन्फेक्ट हो जाए या इन्फ्लेम हो जाए, तो इसको फिर ऑपरेशन के ज़रिए से रिमूव किया जाता है, क्योंकि इसके वैसे तो बॉडी की लिहाज से ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से अगर इसको रिमूव कर भी दें तो बॉडी सर्वाइव कर जाती है, बॉडी के ऊपर कोई ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको रिमूव ना करें और ये इन्फेक्ट हो जाए और इन्फ्लेम्ड होती रही, इन्फ्लेमेशन इसमें जारी रहे, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये फट जाती है। और अगर फट जाएगी तो इसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो पूरे एब्डोमेन की जो लाइनिंग्स हैं, पूरे एब्डोमेन के जो स्ट्रक्चर उनमें फैल जाएगी और इंसान की इवन डेथ भी हो सकती है। इस वजह से जो ही किसी को अपेंडिक्स का दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, तो आम तौर पे ज़्यादातर इफ़ेक्टिव प्रोसीजर यही है कि इसको रिमूव करके उस ख़तरनाक कंडीशन से बचा जा सके। क्लियर? तो ये हमारे पास अपेंडिक्स स्ट्रक्चर का नाम है, अपेंडिसाइटिस उसकी बीमारी का नाम है, और अपेंडिक्टोमी उसके इलाज का नाम है। क्लियर? तो ये किसके ऊपर होती है? सीकम के ऊपर होती है। उसके बाद सीकम के बाद जो स्ट्रक्चर आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो कोलोन है। और कोलोन के ना 3 पार्ट हैं। बाद बुक में 4 पार्ट्स भी लिखे होते हैं, लेकिन आपकी बुक में चूंकि 3 पार्ट लिखे गए, तो एक वो पार्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक वो पार्ट है जो फिर सीधा हो जाता है, फिर एक वो पार्ट है जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ, और फिर यहाँ से एक पार्ट थोड़ा स्ट्रेट होके फिर लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पोर्शन आता है, और फिर आखिर में एक छोटी सी ट्यूब आती है। ठीक है? तो ये जो हमारे पास सारा स्ट्रक्चर है यहाँ तक, ये कोलोन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कोलोन कहलाते हैं। वो कोलोन का हिस्सा जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग, और जो सीधा हो जाता है वो ट्रांसवर्स, और जो नीचे की तरफ आता है वो डिसेंडिंग कोलोन कहलाते हैं। और बाद बुक में ये जो सीधा हिस्सा है इसको सिग्माइड कोलोन भी कहा जाता है। तो ये 4 हिस्से हैं, लेकिन आप अगेन ये जो डिविजन्स होती हैं ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट अंदाज में होती हैं, इस वजह से आपने उसी को फॉलो करना है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्लियर? तो नेक्स्ट टू सीकम, सीकम के बाद हमारे पास कोलोन आती है। इट हैज़ 3 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। अब इस कोलोन में हो क्या रहा है? देखिए, हमारे पास जब मटेरियल इलियम में होता है ना, यहाँ मटेरियल होता है वो लिक्विड शेप में होता है, यानी उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो लिक्विड है, क्योंकि उसमें बहुत सारा वाटर मौजूद होता है। क्लियर? अगर इलियम का कनेक्शन डायरेक्टली यहीं से रेक्टम के साथ जोड़ दिया जाता तो फिर इंसान की नॉर्मल ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। आप खुद देखें, जब किसी को लूज़ मोशन होते हैं
तो लूज मोशन को संभालना कितना मुश्किल काम है, उनको रोकना कितना मुश्किल काम है। लेकिन लूज मोशन भी उस वक्त बनते हैं जब काफ़ी सारा वाटर उसमें से निकल के ब्लड में चला जाए, तब लूज मोशन बन रहे होते हैं। लेकिन अगर वो सारा पानी यहीं से डायरेक्टली इस वो मटेरियल इलियम से डायरेक्टली यहाँ आ जाए तो ऑटोमेटिकली फिर ये तो मटेरियल आता रहेगा और बाहर जाता रहेगा, इंसान फिर नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार, इनको रोकना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो मटेरियल आ रहा है पहले इसको ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है। ये जो इतना लंबा रूट दिया गया है ताकि ज़्यादा सरफेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब, क्योंकि अगर यहाँ तो इतना कम ये फासला है तो यहाँ से डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत हो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं। तो मेन काम जो कोलोन का है वो वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्ब, मेन फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के मटेरियल से ये पानी जज़ब करते हैं, जब इसमें से पानी जज़ब हो जाते हैं जो रिमेनिंग मटेरियल है वो सॉलिड हो जाएगा। और ये एब्जॉर्प्शन भी सूटेबल होनी चाहिए, विद इन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है। अगर एब्जॉर्प्शन कम हो तो मटेरियल वही लिक्विड ही रहेगा और हमारे पास वो लिक्विड मटेरियल का संभालना इस रेक्टम के अंदर मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन को अगर एब्जॉर्प्शन कम हो, इसको हम क्या कहेंगे, डायरिया हो गया, या बाज़ दफ़ा हम कहते हैं लूज मोशन लग गया। लेकिन अगर यहाँ एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो ये इतना सॉलिड हो जाएगा कि इसका यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। देखो ना, अगर ये जो टूथपेस्ट की ट्यूब होती है उसमें अगर पेस्ट खुश्क हो जाए तो उसका निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जब ये यहाँ से गुजरना मुश्किल होगा तो ये शख्स इसको गुजारने के लिए ज़्यादा जोर लगाएगा, तो इसकी कंडीशन को कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। तो अगर ये यहाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो उसको कब्ज़ हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन नॉर्मल नहीं है, इन दोनों का इलाज करना पड़ता है। क्लियर? तो बहरहाल यहाँ से वाटर का एब्जॉर्ब होना और एक लिमिटेड अमाउंट में एब्जॉर्ब होना, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, तो ये हमारे एफिशिएंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग के लिए ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, जैसे ई कोलाई एक बैक्टीरिया की एग्जांपल है। ये रहते भी हैं और एक्टिवली डिवाइड भी करते हैं कोलोन के अंदर। इन बैक्टीरिया, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, लाजमी नहीं कि हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वो नुकसान ही पहुँचाए। इनका फ़ायदा क्या है कि जब ये ग्रो करते हैं तो इनकी ग्रोथ के दौरान काफ़ी सारे अमीनो एसिड और विटामिन के ये बना रहे होते हैं, और ये दोनों हमारी बॉडी की ज़रूरत, ख़ासतौर पे विटामिन के। विटामिन क्या करता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है तो ब्लड में चला जाता है। ब्लड में ये क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स हैं उनको बनाने के अंदर ये हेल्प करता है। जो क्लॉटिंग प्रोटीन है जो खून को जमाएंगे। खून का जमना कब ज़रूरी है, देखो यहाँ में कट लगा तो उससे खून निकलना शुरू हो गया। अगर वो खून खुदा ना खास्ता जमे ना तो वो फ्लो करता रहेगा, खून की कमी हो जाएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से कट लगने के बाद खून का क्लॉट करना, कोआगुलेट करना ये ज़रूरी है अगर इंसान ने ज़िंदा रहना है। और उस कोआगुलेशन के प्रोसेस में ये जो विटामिन के है ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। क्लियर? तो इस वजह से वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, वो इन बैक्टीरिया को आमतौर पर मार देती हैं, जिसका इफेक्ट क्या होता है, उनके ब्लड के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से एंटीबायोटिक को जब भी इस्तेमाल करें एहतियात और लिमिटेड टाइम के लिए करें। जब मटेरियल कोलोन से गुजर रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, फीसिस। ठीक है, ये वो मटेरियल है जिसने बॉडी से बाहर जाना है। तो इसमें से काफ़ी हद तक वाटर क्या हो चुका होता है, एब्जॉर्ब हो चुका है। तो वेस्ट प्रोडक्ट कंजिस्ट, और इसमें क्या मौजूद है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं और प्लांट के फाइबर जैसे सेलुलोज, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर। सेलुलोज धागों की शक्ल में अरेंज होते हैं। तो हमारे पास प्लांट के वो मॉलिक्यूल्स जो धागों की शक्ल में अरेंज हो, जैसे सेलुलोज, उनको प्लांट फाइबर कहा जाता है। आमतौर पे ये ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, तो इस वजह से ये एज इट इज़ बाहर निकल जाते हैं। फूड का वो हिस्सा जो अनडाइजेस्टेड है वो भी इसमें, और जो म्यूकोजल सेल हैं, हमारी इंटेस्टाइन की जो सबसे अंदर वाली दीवार है उसको म्यूकोजा कहा जाता है। तो जब मटेरियल यहाँ से गुजरता है तो ये कुछ सेल ना यहाँ से उखड़ कर ये इस फीसिस में शामिल हो रहे हो। ये नहीं है कि उखड़ना नॉर्मल फंक्शन है, जाहिर बात है रगड़ खाने की वजह से कुछ सेल उखड़ रहे होते, लेकिन फिर हमारी बॉडी का यहाँ रिपेयर का सिस्टम भी लगा हुआ है।
कि जो आप कह सकते हैं सेल उखड़े उनकी जगह फिर नए सेल बन जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ हमेशा रिपेयर होती रहती है। म्यूकोजा सबसे अंदर वाली लेयर को कहा जाता है जो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होती है। तो स्लफ्ड म्यूकोजल सेल का मतलब है कि वो म्यूकोजल सेल जो उखड़ गए। इसी तरह बाइल के अंदर जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि बाइल के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बाइल साल्ट्स वगैरह, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में आके ना एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन बाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेस्ट होती हैं, जैसे बाइल पिगमेंट्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल के काफ़ी सारे मालिक्यूल हो गए, और भी काफ़ी सारी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं। तो बहरहाल बाइल की कुछ चीज़ें फीसिस के साथ बाहर निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसी तरह पानी की भी कुछ क्वांटिटी का फीसिस के अंदर होना ज़रूरी है अगर वो बड़ी आसानी से यहाँ पास होने के लिए। अगर पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए ना, खुश्क हो जाए फीसिस, तो फिर इनका तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरना ही पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से वाटर भी, तो इन सारी आप कह सकते हैं चीज़ों का जो मजमुआ है वो क्या कहलाता है, फीसिस कहलाता है। अच्छा, लास्ट में फीसिस जब आएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए रेक्टम में स्टोर होंगे और फिर एक छोटी सी ट्यूब के ज़रिए से, एक छोटी सी ओपनिंग के ज़रिए से वो बाहर चले जाएंगे। इसको एनस कहा जाता है। तो रेक्टम इट इज़ द लास्ट पार्ट या आखिरी पार्ट है जहाँ फीसिस थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं, और जो एनस का आखिरी हिस्सा है, डिस्टल कहते हैं आखिरी हिस्से को, एनस का जो आखिरी हिस्सा है वो एक छोटी सी ट्यूब है, उसको एनस कहा जाता है, और इस ट्यूब के ज़रिए से रेक्टम बाहर की तरफ मटेरियल भेजता है। लेकिन इस एनस के अंदर ना दो किस्म के मसल्स हैं। एक यानी आप कह सकते हैं ये एनस है, इसमें एक वो रिंग है जो बाहर की तरफ है और एक वो रिंग है जो अंदर की तरफ है, जो किसकी तरफ है, अंदर की तरफ है। तो जो अंदर वाले रिंग है वो तो स्मूथ मसल से मिलकर बना है, लेकिन जो बाहर वाला रिंग है वो स्ट्राइएटेड मसल से बना है। अभी मैं सिर्फ यहाँ बता देता हूँ, जो स्मूथ मसल होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, लेकिन जो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं ये एज के लिहाज से वॉलेंट्री बनना शुरू हो जाते हैं। शुरू में ये इनवॉलेंट्री होते हैं, बाद में ये क्या हो जाते हैं, वॉलेंट्री हो जाते हैं। अब इन दोनों मसल्स की वजह से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जिस वक्त रेक्टम यहाँ से भर जाता है, अब इस मटेरियल ने कब बाहर निकलना है ये इंसान खुद डिसाइड करता है ना। उसने वॉशरूम जाके इस ख़ास प्रोसेस को सरअंजाम देना है, तो ये ऑटोमेटिकली तो बाहर नहीं आते ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स या डेफिकेशन का प्रोसेस। तो इसको इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।